अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरी दौर के बाद एक बार फिर तलखियां बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर हुकूमत ने कुछ चीज़ों पर जुडिशल कमीशन के क़याम को बिला जवाज़ करार दे दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर के आर्मी चीफ से मुलाकात में PTI के मुतालबात पर बातचीत के दावे की सिक्योरिटी ज़राए ने न सिर्फ तरदीद की है बल्कि उसे अफसोसनाक करार दिया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आज होने वाली तीसरी मीटिंग में PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए। PTI की तरफ से 2 इंक्वायरी कमीशन की तश्कील देने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि वफाकी हुकूमत अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। मुतालबात में फर्दर यह कहा गया है कि कमीशन PTI के बानी की 9 मई 2023 से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी भी करे, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले की इंक्वायरी के अलावा बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियो के जरिए तहकीकात की जाए, जबकि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि तमाम गिरफ्तारियों का कानूनी हैसियत और इंसानी हुकूक के हवाले से जायजा लिया जाए, जबकि एक ही फर्द के खिलाफ मुतअद्दिद FIRs के इंतराज का भी जायजा लिया जाए। इसके अलावा तहरीर मुतालबे में मजीद ये कहा गया कि वफाक और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करें। दोनों कमीशन की कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए खुली होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद कहा गया है कि सेंसरशिप, रिपोर्टिंग पर पाबंदियों और सहाफ़ियों को हरासा करने के वाक़यात की तहकीकात की जाएँ। इसके अलावा इंटरनेट की बंदिश और इस पर होने वाले जो नुकसानात हैं उसके जिम्मेदारान का भी तयन किया जाए। अगरचे तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देती रही है, लेकिन अपने मुतालबात में PTI की तरफ से इस बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया। फरीकैन ने मुल्क में सियासी जुमूद को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, जिसके इससे पहले आज से पहले 2 अदवार हो चुके थे। इनमें भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई थी। PTI से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने सेनेटर इरफान सदीकी के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अपोजिशन के 2 मुतालबात हैं, एक मैंडेट की वापसी जिससे वो दस्तबरदार हैं, और आज उन्होंने नए इंतखाबात के हवाले से भी कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। मीडिया सेंसरशिप है, इसके मतलब जो है वो कमीशन जो है वो जायज़ा ले। तो इसमें जुडिशल कमीशन के क़याम का जो है वो कोई जो है वो उस तरह से जवाज़ जो एक्ट 2017 में है वो नहीं बनता। तय ये हुआ कि जी 7 जो दिन की कैद वो लगा रहे हैं तो हम 7 वर्किंग डेज कर लेते हैं ताकि बीच में से छुट्टियां निकल जाएं। तो वर्किंग डेज अगर शुमार कर लिए जाएं तो वो कोई 27 या 28 तारीख बनेगी जनवरी की, जो उनकी डेडलाइन से पहले है। तमाम जो पार्टियां हैं सातों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी एंड दे विल गेट बैक टू अस, यानी हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतालबात प्रोपेगंडे के अलावा कुछ भी नहीं। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। इन मुतालबात का तो जवाब तक नहीं बनता। PTI ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराम नहीं किया, लिहाजा इस पर 2017 के एक्ट के तहत जुडिशल कमीशन के क़याम का जवाज़ नहीं बनता। हुकूमती अरकान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़र ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI को मालूम था कि इतने मुज़ाकरात से भागना है। पहली मीटिंग में ही वो क्लियर कर दिया गया था कि मुतालबात में जुडिशल कमीशन का क़याम शामिल है। हुकूमती कमेटी बताए कि क्या हमने पहली मीटिंग में, क्या हमने दूसरी मीटिंग में ये बात नहीं कही? क्या फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है? हुकूमत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से भागने का एक बहाना है। चौथी मीटिंग तब होगी जब आप जुडिशल कमीशन के ऊपर हाँ में रिस्पॉन्स करेंगे, आप प्रिंसिपली एग्री करेंगे कि जी जुडिशल कमीशन बनाने पे गवर्नमेंट राज़ी है, तो उसके TORs के लिए हम फिर आपके साथ बैठ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर मुशावरत के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद होगी। इत्तेहादी जमातों के अरकान अपने अपने पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद
कमेटी के सामने अपना मौकिफ रखेंगे, फिर मुश्तरका जवाब तैयार करके पीटीआई के हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब सिक्योरिटी जराये ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की आर्मी चीफ से मुलाकात में किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू के दावे की तरदीद। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पुख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बैरिस्टर गौर को जवाबन बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से ही करें। बातचीत को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। आपको बताते चले कि बैरिस्टर गौर ने आर्मी चीफ से मुलाकात में सियासी गुफ्तगू का दावा करते हुए बताया था कि उनकी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई और उन्होंने आर्मी चीफ ने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे और दूसरी जानिब से मस्बत जवाब मिला। मुलाकात हुई है, खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला जो महफूज किया गया था, 3 दफा वो सुनाया नहीं जा सका। अब एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद कल सुबह 11:30 बजे वो फैसला सुनाएंगे। इससे पहले, जिस तरह मैंने पहले बताया, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला 3 मरतबा मुअख्खर किया जा चुका है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ कानूनदान सेनेटर बैरिस्टर जफर साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन एजाजुल हक साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तहरीरी तौर पर आपने जो मुतालबात दिए उसके मुकाबले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जी TORs और जजेस की तैनाती जो है ये तो सारा चीफ जस्टिस साहब का काम है। यानी एक एक नुक्ते पर राना सनाउल्लाह साहब ने एतराज उठाया और हुकूमती टीम ये कह रही है कि ये तो कानूनी तौर पर आपके मुतालबात दुरुस्त नहीं। देखें, हुकूमत ने कहा था कि आप तहरीरी तौर पे अपनी डिमांड्स दे दें। वो डिमांड्स ड्राफ्ट करके दे दी गई। उसके बाद हुकूमत ने कहा कि हम 7 दिन के अंदर आपको इसका तहरीरी जवाब देंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या होना है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले ही, तहरीरी जवाब से पहले, उसमें तो इस तरह लगता है कि फिलहाल हुकूमत जो है वो इन कंडीशंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और ये कह रही है मसलन के कमीशन बन ही नहीं सकती क्योंकि पहले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ है। अब ये जो इस किस्म की बातें हैं मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अपनी जगह कुछ और बात थी। यहाँ हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं और एक इंक्वायरी कमीशन की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर पहले फैसला नहीं हुआ, तो ये कहना कि फैसला हो गया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का, ये कहना कि हमारा मौक़िफ़ जो हमने पेश किया है अपनी ड्राफ्ट में वो दुरुस्त नहीं है, वो उनकी अपनी जगह। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं कि हुआ और जो हम कहते हैं हुआ उसमें इतना डिफरेंस है कि उसी के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उसकी तहकीकात करे। सो मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद 7 दिन के बाद जो भी जो आएगा उनका जवाब तहरीरी, उसके बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि ये मुज़ाकरात आगे जाने हैं कि नहीं। लेकिन इतना यकीन आपको मैं बता दूं, इतना मुझे यकीन है और ये मेरी बात इमरान खान साहब से बार बार हुई है कि अगर ये 2 कंडीशंस नहीं मानी जाती मुज़ाकरात आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब, आपकी रेगुलरली इमरान खान से मुलाकातें होती रहती हैं। एक तरफ आप अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब 8 फरवरी को एहतजाज का फैसला किया है। तो अगर मुज़ाकरात मुस्बत जानिब जा रहे हैं, उनमें पेशरफ भी हो रही है, तो फिर फिलहाल एहतजाज का क्या बिला जवाज ही हुआ? ये तो जी देखिए, अभी फाइनल फैसला तो नहीं है। वो एक तारीखी दिन था 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुए जी, और उस दिन अगर आपने 8 फरवरी को देखें तो ये जमहूरियत का कत्ल था और उसको याद रखने के लिए उस काले दिन को एक अगर आप प्लान कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात, उसका महल मुज़ाकरात पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
हम कौन सा कह रहे हैं कि जाके हम कोई डी चौक में जाके एहतजाज करना चाह रहे हैं। ये तो एक राइट है और ये होता रहेगा, चाहे मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों। ये तो अब याद रखेंगे 8 फरवरी का दिन हर साल हम। इसलिए मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। आपने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस किस्म की गई वो बड़ी सख्त किस्म की उसमें बातें की गई, लेकिन मेरा ख्याल है मुज़ाकरात उससे डीरेल नहीं होंगे। वो अपनी एक सियासत भी हुकूमत एक सियासी बयानिया भी साथ साथ दे रही है। इसी तरह हमारा भी हक है कि हमारे जो हकूक हैं हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहें। मुज़ाकरात जो हैं वो अगर आगे मज़ीद चलते हैं तो फिर ये ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी और बात होगी उसके ऊपर कि फ्यूचर क्या करना है, किस तरह आगे चलना है, क्या हल है। लेकिन देखिए आप 8 फरवरी तो योम स्याह मना रहे हैं, लेकिन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से आप दस्तबरदार हो गए हैं। आपने ये जो 3-4 पेजेस दिए अपने मुतालबात में, क्या वजह है कि आप जिस हुकूमत को पहले मानने के लिए नहीं थे तैयार, जिस इलेक्शन को मानने के लिए नहीं तैयार, मैंडेट वापसी का आप मुतालबा कर रहे थे, और अब जो मुतालबात आपने दिए हैं वो उनमें शामिल ही नहीं है। देखें, जो मुज़ाकरात की कंडीशन थी जी, वो ये 2 कंडीशंस थी। यानी कि ये मुज़ाकरात का फाइनल हल नहीं। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम पे जब आपने इसी क्या डिमांड्स होंगी तो मैंने कहा था ये कंडीशन है तो फिर आगे मुज़ाकरात इन सारे मामलात पे उठेंगे, उसकी डिस्कशन होगी, उसमें स्टोलन मैंडेट की भी बात होगी, ह्यूमन राइट्स की भी बात होगी, बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक की जो बात है वो भी होगी, इलेक्शन की रिफॉर्म की भी बात होगी, जस्टिस सिस्टम की भी बात होगी। वो सारी बातें फिर आगे चल के होंगी, लेकिन पहले ये 2 कंडीशंस हैं, ये पहले मंजूर होंगी तो फिर आगे बात चलेगी। एक दूसरा बैरिस्टर गौहर ने जो बात की, तस्दीक की कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, अली अमीन भी उसमें मौजूद थे, और उनके बकौल उनका दावा यह है कि उसमें पीटीआई के सियासी मामलात भी उनके सामने रखे गए और दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। लेकिन जो सिक्योरिटी जराए हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी किसी मुलाकात में कोई सियासत डिस्कस नहीं हुई, ना ही हम सियासत डिस्कस करना चाहते हैं। ये सियासत में इंटरफेरेंस अब वो वाली फौज नहीं है। हुआ क्या सर? मुलाकात हुई तो क्या डिस्कस हुआ? देखिए, जहां तक ये मुलाकात का ताल्लुक है, ये मुलाकात का इंफॉर्मेशन या जो पता चला, मुझे भी मीडिया से ही आज पता चला। इससे पहले सिर्फ ये र्यूमर था कि मुलाकात हुई है। तो यकीनी तौर पे अगर ये कोई मुलाकात हुई है तो उस पर क्या डिटेल्स थी, क्या डिस्कशन हुई, क्या वो सियासी मामलात पे हुई, नहीं हुई, क्या वो सिक्योरिटी इश्यूज पे हुई, नहीं हुई, तो ये जब मैं मिलूंगा अपनी टीम को और उनसे डायरेक्ट पता चलेगा कि क्या गुफ्तगू हुई तो बता सकेंगे कि क्या इसमें आइन बात है या नहीं। लेकिन एक मुझे ख्याल आता है और वो ख्याल ये है कि सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ तो उसका ताल्लुक नहीं नजर आता। सिक्योरिटी के मामलात अगर हैं तो वो यकीनी तौर पे जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उनके साथ तो होने भी चाहिए और होते भी रहते हैं। तो इसलिए मुझे अभी दोनों तरफ से जो वहां से बयानिया आया है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी का मामला था जिस पे डिस्कशन हुई, वो मुझे उसको उस पे कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उस बात को समझने में कि वो क्यों उनसे हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे चूंकि पता नहीं कि बात क्या हुई और क्या गुफ्तगू हुई और किस सिलसिले में था, तो जब तक गौहर से नहीं बात होगी मैं मजीद इस पे डिटेल्स पे तो। अच्छा, दूसरा भाई साहब, 190 मिलियन पाउंड वाला फैसला कल क्या आप समझते हैं फैसला हो जाएगा? 3 दफा मुअख्खर हो चुका है और फैसला मुअख्खर होने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि क्यों ये, क्या इसको सियासत से जोड़ा जाए, ना जोड़ा जाए? आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी कि ये बार बार मनसूख हो रहा है, फैसला मुलतवी हो रहा है? देखें, ये केस एक ऐसा था जो मैंने अपनी सेनेट की स्पीच में भी कहा जी कि मैंने पहली बार देखा है कि फैसला दौड़ रहा है, दूर भाग रहा है, और जो जिनके खिलाफ इल्जाम है वो कह रहे हैं कि फैसला जल्दी सुनाओ। मुझे 2 किस्म की इस पे राय है। एक तो ये है कि हो सकता है ये
इन मुज़ाकरात को देखते हुए एक तलवार लटकाई गई थी या कोशिश की गई थी कि एक तलवार लटकेगी कि आप मुज़ाकरात में कंडीशंस अपनी इतनी ज्यादा ना लेके आए वरना ये हम केस का फैसला कर देंगे। लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि ये तो बात बन नहीं रही, कोई तलवार नहीं बनती क्योंकि घबराहट ही नहीं है इमरान खान साहब को इस केस के फैसले से, तो इसलिए उन्होंने फिर शायद अब फैसला सुना देंगे कल। लेकिन दूसरी एक और वजह ये भी बताई जा रही है और ये भी खदशा है कि शायद ये चाहते हैं कि इसकी अपील, क्योंकि बाकी आप जो केसेस देखें, साइफर वाला केस देखें, आप तोशाखाना 1 देखें, तो जब उसकी अपील फाइल की गई तो वो अपीलें एक्सेप्ट की गई और जो सजा थी उसको ख़त्म कर दिया गया और कन्विक्शन जो थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हों कि अगर हमने फैसला सुना दिया, ये ऊपर चले जाएंगे हाई कोर्ट में अपील करके और उसको भी सस्पेंड करा लेंगे, तो शायद ये कोशिश हो रही है कि वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ऐसे जज साहबान को लगाया जाए जो कि इसका फैसला उसी तरह करें जिस तरह लोअर कोर्ट्स कर रहे हैं अलकादिर केस का। तो शायद उसको डिले करने के लिए कि वो एक बन रही स्ट्रेटजी बन रही है, ये भी एक बात हो रही है, पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं है। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि क्या हो सकता है, मैंने बात कर दी। कल जेसीपी का है मीटिंग हमारी जुडिशियल काउंसिल की, जिसने फैसला करना है कि कौन से जजेस ने अपॉइंट होना है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। तो शायद लोग उसके साथ भी इसको लिंक कर रहे हैं कि उसकी वजह से डिले हो रहा है। कल इजलास भी होना है और कल फैसला भी लेट्स सी के आता है नहीं आता। बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ताजी ब्रेक के बाद इजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमें साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो चुका है और पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालबात भी सामने आ चुके हैं, जिस पर हुकूमती अराकीन ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुतालबात तकरीबन मुस्तरद भी कर दी हैं। ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इजाजुल हक साहब मुस्लिम लीग जा के प्रेसिडेंट भी हैं और इन मुज़ाकराती कमेटी के बड़े अहम मेंबर हैं। सर, तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने आ गए हैं, लेकिन बड़ी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई। इसके बाद एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको आगे? देखिए, जो मुतालबात सामने आए हैं और माहौल की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है अमूमी तौर पर माहौल बहुत अच्छा था और दूसरी मीटिंग में भी बहुत अच्छा माहौल था और आज की मीटिंग में बड़ा पॉजिटिव माहौल था। मतलब उसके अंदर रहते हुए एक खुशगवार माहौल में मैं कहूँगा कि मीटिंग हुई है। अब जो मुतालबात सामने आए हैं उस पर डिस्कशन हुई है। जो जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है कमेटी में, तो इस पे मेरा ख्याल है फैसला जो हुआ है वो ऐसा कि इसमें आप एक सब कमेटी बनाएंगे जिसमें कि तमाम रिप्रेजेंटेशन होगी, हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की, MQM की और PMLZ हो गया, IPP होगी और बाप पार्टी होगी, जितनी जमातें हैं सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी और वो फिर इसका जो है वो जवाब देने के लिए भी और आइंदा का लाएमल बनाने के लिए भी लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं इजाजुल हक साहब, दूसरी तरफ 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इस पर क्या कोई बात हुई आज? देखिए, जो PTI का प्रॉब्लम है, जो मैं आप समझ सकता हूँ, ये मेरा अपना जाती मुशाहिदा है, मैं नहीं कह रहा कि ये इज्तिमाई तौर पर ये सोच रखी जा रही है कि PTI बड़ी एक टाइट पिच पे खेल रही है। यानी क्रिकेट की जुबान में अगर बात करें हम, वो इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि हमारा नैरेटिव भी बरकरार रहे और मुज़ाकरात भी आगे हो जाए और कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिल जाए। अच्छा सर, ये इजाजुल हक साहब राजी कैसे हुई जब आप पार्लिमान को नहीं मानते थे, हुकूमत को इलेजिटिमेट कहते थे, ऐसे में एक ही दम पार्टी आ गई जी बस मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए? देखिए, रियलाइजेशन है, माजी को अगर सामने रखते हुए देखें तो सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल है। अगर वो कहते जी कि ये 2024 वाले इलेक्शंस को खोलें तो फिर 18 वाले भी खुलेंगे। तो मतलब ये चीजें जो है, ये अब बात इस पे आ सकती है जी कि आगे किस तरह चलना है। अगर ये कहते हैं जी कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते तो रोज वहां पर एहतजाज भी होता है, तकरीरें भी होती हैं,
बातचीत भी होती है, बैठते भी हैं, कमेटियां भी हैं, चेयरमैन भी बने हुए हैं। तो ये कहना कि जी हम नहीं मानते, तो ये तो मतलब एक अजीब सी बात होगी ना, कि तो इसके अंदर ही रहते हुए रास्ता निकालना है। और मेरा ख्याल है ये उनको अब समझ आ गई है कि आगे चलने के लिए कुछ शराइत अपनी कम करनी पड़ेगी और एक तरीके से आगे जाना, यानी हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा और मुज़ाकरात में भी कन्विंस हो गए हैं कि ठीक है बस, और मुतालबा ही नहीं किया कि आप मैंडेट वापस करें। देखिए एक टाइम एक वक्त आ जाता है कि जब शुरू में जब इंसान नहीं मान रहा होता या जमातें नहीं मान रही होती, तो आगे चलकर हालात को मद्देनजर रखते हुए वो देखते हैं कि जी हमने अब आगे की तरफ ही जाना है ना, मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, उनका भी हल निकालना है, अपनी पार्टी की जो मुश्किलात हैं उनको भी कम करना है, तो फिर कोई रास्ता निकालना पड़ जाता है इस तरह का। तो कई चीजें जो है वो आपको ड्रॉप करनी पड़ जाती हैं, कई चीजें जो है यानी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इजाजुल हक साहब, एस्टेब्लिशमेंट को किस स्टेज पर इन मुज़ाकरात में या तो शामिल किया जाएगा या उनसे पूछा जाएगा, जरा उस बारे में बताइएगा। देखें, ये जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत जो बातचीत कर रही है वो उसमें उसके तमाम अदारे जो हुकूमत के साथ चलते हैं, क्या वो साथ नहीं होंगे? ये जो सारी फैसिलिटेशन होती है, जो बातचीत होती है, हुकूमत लाजमी बात है अपने उन तमाम अदारों के साथ राब्ते में है और उन सब से बातचीत करके आगे चल रहे होंगे ना। तो आज तो ये भी खबर आई है कि चेयरमैन पीटीआई की आर्मी चीफ से अली गौर साहब ने जो उनका बयान सामने आया है कि बहुत अच्छी एक मीटिंग उनकी जनरल आसिम मुनीर से भी हो गई है, और वो कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बड़े खुशाइंद हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी और सामने रखी और उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वैसे इसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है सब कि ऐसी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ऐसी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। देखिए, मैंने तो जो खबरों में पढ़ा है, खबरों में सुना है, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, मुझे कोई अंदर की खबर तो नहीं है। मैं तो बैरिस्टर गौर ने जो कहा अली गौर को कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने टीवी में खबर दी है और उस खबर को मैंने एग्जैक्टली कोट अनकोट आप तक पहुंचा दिया। अच्छा, क्या इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट यानी बदी गाला मुंतकिल होना हो या इन मुज़ाकरात के नतीजे में वो रिहा भी हो सकते हैं? ये तो अब सारी चीजें कबल अज वक्त है ना। ये आज मैं समझता हूँ कि ये तीसरी नहीं, ये पहली मीटिंग थी। पहली तो मीटिंग जो हुई है वो बर्फ को पिघलाने के लिए थी, अच्छे माहौल में हुई थी। आज बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड सामने आई है और आज मैं कह सकता हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर ये पहली मीटिंग थी। अभी बहुत कबल अज वक्त है ये कहना कि हुकूमत का जवाब क्या आएगा। बहुत सी लीगैलिटीज हैं जिनको देखना पड़ेगा। इसी डिमांड के अंदर लिखा हुआ है कि जी दोनों इतराफ से बैठकर वो डिस्कस करेंगे कि कौन होगा कमीशंस के अंदर। ठीक। तो मेरी इतला की या इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कमीशन जो है वो हुकूमत का इख्तियार नहीं है बनाने का, ना अपोजिशन का इख्तियार है, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जब अब उन तक कोई खत जाएगा दोनों इतराफ से कि जी कमीशन बनाए, तो वो अपनी मर्जी से कमीशन बनाएंगे, ना कि किसी की डिक्टेशन पे वो कमीशन बनाएंगे। और भी बहुत सी चीजें हैं जो लीगल हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। हम लॉ मिनिस्टर के साथ बैठेंगे एक आधे दिन में, तो फिर इजाजुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। कई हफ्तों से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी रहने वाले मुज़ाकरात नतीजे को पहुंच गए हैं। गजा में 15 माह से जारी तबाहकुन जंग का मामला जंगबंदी तक पहुंच चुका है और मुआहदे के पहले मरहले में 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी। इस दौरान हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक रिहाई पाने वाले यरगमालियों में 2 अमरीकी शहरी भी शामिल होंगे। उसके बदले इसराइली जेलों में कैद सैकड़ों फलस्तीनी उन्हें रिहाई दी जाएगी और गजा की इमदाद में इजाफा किया जाएगा। इसी अरसे के दौरान दूसरे मरहले में तनाज़े के मुकम्मल खात्मे, गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला और बकिया
यरगमालियों की वापसी के उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीका, इजिप्ट और मेज़बान कतर ने जंग के दौरान इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात की कई माह तक सालिसी की। गुज़श्ता रोज़ कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने ऐलान किया था कि इसराइल और हमास के दरमियान तय पाए जाने वाले जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद 19 जनवरी यानी इतवार से शुरू होगा। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जो वज़ीर आज़म, इसराइली वज़ीर आज़म का दफ्तर है, उनका दावा है कि हमास कुछ मुआहिदों की कुछ शिकों से जो है वो पीछे हट चुकी है, जिसकी वजह से डील पर काबीना की वोटिंग जो होनी है इसराइली काबीना की उसमें ताखीर हुई। द टाइम्स ऑफ इसराइल के ही मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से ताल्लुक़ रखने वाले कि इसराइली एहलकार का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इस मुआहिदे का ऐलान करने से फ़िलहाल उन्हें रोक रहे हैं, जिस पर उनकी मुज़ाकराती टीम ने कल दस्तखत किए थे, क्योंकि वो अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू के इत्तेहादी पार्टनर और कौमी सलामती के वो वज़ीर भी हैं इतामार बैन, उन्होंने कहा कि अगर कल इस मुआहदे का ऐलान उसकी मंजूरी दे दी जाती है तो वो हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन बातचीत में तफसीलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन उनका इसरार है कि इख्तिलाफात निस्बतन मामूली और जल्द हल हो जाएंगे। इसराइली काबीना ने अगर जंगबंदी मुआहदे की हतमी मंजूरी दे दी तो इतवार को मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यू लाइन के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी जनाब कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, मुआहिदा तो हो चुका है, हुआ भी नहीं है, कंफ्यूजन कुछ चल रही है, दरमियान में क्या ऐसा हो सकता है कि जो खुसूसन जो सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले इसराइली गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं जिनके बकौल ये मुआहिदा होना ही नहीं चाहिए था, वो क्या प्रिवेल कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि खुश उसलूबी से ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ेगा? जी आदिल, कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है बड़ी फ्रैजाइल है। जब मखलूत हुकूमतें होती हैं और इस किस्म के मुआहिदे होते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, एक बहुत ज़्यादा अदम एतमाद होता है दोनों फरीकैन का। हमास इसराइल पे एतमाद नहीं कर रही, इसराइल हमास पे नहीं कर रहा, तो फिर इस किस्म की जो मुआहिदे होते हैं वो इतनी आसानी से तय नहीं पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है। अब इसमें जो है उनको ये भी नजर आ रहा है कि हाँ भाई, उनको शक है कि हमास जो है वो इन्हिराफ कर रही है अपने वादों से, फिर बेंजामिन नेतन्याहू पे प्रेशर है अपनी जो है ना कोalition को भी। तो ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम जिसे कहते हैं, जो बार्गेनिंग होती है ना, लेन देन बैक एंड फोर्थ। ये अगर आप घर भी खरीदने जाएं किसी जगह पे तो ऐसे ही होता है कि लोग उठ के चले जाते हैं, जी नहीं हमें नहीं सौदा चाहिए, फिर उनको वापस बुलाया जाता है, नहीं नहीं जो है ना बात करते हैं। अच्छा कामरान साहब, तो ये बताइएगा, ये जो 20 जैन की बात की जा रही है, जब बाकायदा तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, अगर उस वक्त तक ये मामला इसी तरह लिंगर ऑन करता रहा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जब आ जाएगी, और ट्रंप बड़ी क्लियर कट एक धमकी आमेज उसमें वो कर चुके हैं कि अगर ये रमाली ना दिए गए तो फिर उन्होंने क्या करना है, क्या मामला फिर लड़ाई की तरफ जा सकता है? देखिए, मामला तो किसी टाइम पे भी लड़ाई की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी ही फ्रैजाइल सिचुएशन है, ये कोई क्लियर नहीं है यहाँ पे अभी। एक देखें ना, अगर आप इसराइल और हमास के अहदाफ को देख लें, हमास क्या चाहता है एंड पे, यानी अगर यरगमालियों को रिहा कर रहा है तो वो ये चाहता है कि अपना उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मजीद कमजोर ना हो। वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको अस्करी तौर पे बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके से इसराइल जो है वो नहीं चाहता, उसका स्ट्रेटेजिक इंटेंट यही है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, हमास जो है वो गजा पे हुकूमत ना करे। अब बीच में यरगमालियों को रिहा करने का प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, उनकी आवाम की तरफ से, तो ये एक अपना अजीब सी सिचुएशन है जिसमें किसी वक्त भी कोई चीज जो है वो खराब हो सकती है। कामरान बुखारी साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब हल्फ लेने वाले हैं, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाए, खुसूसन अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं, और उन ताल्लुकात का शायद कुछ ना कुछ असर, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वो पाकिस्तान पर भी पड़ सकेगा, क्योंकि शायद उसी गॉगल से जो यूएस की अब साउथ एशिया की पॉलिसी है, उसी गॉगल से वो अब पाकिस्तान को देखेंगे। जी आदिल, देखें, चाइना के बारे में, चाइना जो है वो सबसे बड़ा इशू है अमेरिका के लिए और सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए।
तो जाहिर है ये फहरिस्त के बिल्कुल जो है ना हेड पे होगा। तो ये चीज प्रायोरिटी नंबर 1 है। गो के साथ में यूक्रेन का मामला भी चल रहा है, लेकिन चीन एक बहुत बड़ा इशू है और उसमें मैं समझता हूं यूक्रेन के अपना कंपैरिजन में चीन के ऊपर अभी कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। अभी ये नहीं पता कि हाँ भाई किस हद तक जो है इसको जो आपने प्रेशर डालना है चीन पे और फिर चीन उसका क्या जवाब देगा, और ये अहदाफ रोड मैप क्लियर नहीं है। यूक्रेन का रोड मैप जरा ज्यादा क्लियर है कि हाँ भाई जंग बंदी चाहिए, अच्छा इलाकों पे बात होगी वगैरह वगैरह। चीन के चूंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इश्यूज हैं, अपना ये ट्रेड के इश्यूज हैं, टैरिफ्स के इश्यूज हैं, ऊपर से इन्वेस्टमेंट को जो है ना को डिस्करेज करने के इश्यूज हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस बात का इशारा देती हैं कि अभी बहुत सारा काम ट्रंप इंतजामिया को करना होगा, नई इंतजामिया जो आ रही है, और वो इसी वजह से ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी जो आसानी से हल होने वाले मसले हैं, उनको पहले उनकी फाइलें जो है ना पहले से वो फारिग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेज से। यानी कि गजा की जो है अंदर सीज फायर, यूक्रेन के ऊपर जो बातचीत है, सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर व्लादिमीर पुतिन से अनकरीब मिलने भी वाले हैं। तो चीन का मामला जरा देर पा है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसमें अब एक चीज ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान उस तरीके से सैंडविच्ड नहीं है चीन और अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान ना ही कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो अमेरिका जो है अपने लिए खतरा समझता है। पाकिस्तान का चूंकि जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में घिरा हुआ है, तो वो इशू है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं, जैसे अगर फर्ज कीजिए जो है इंडोनेशिया चीन के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात बना लेता है, तो वो खतरा जो है अमेरिका के लिए हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जो है पार्ट ऑफ अलायंस स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर जापान या साउथ कोरिया या ताइवान या इवन अगर भारत अमेरिका का साथ ना दे तो वो एक इशू बन सकता है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो बहुत अनकरीब उसके ऊपर कोई दबाव आ जाएगा अमेरिका की जानिब से। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आखिर में, अनकरीब कोई दबाव वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, बुध की शब एक नामालूम शख्स ने इंडिया के शहर मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में वाक़े जो मारूफ एक्टर हैं, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसके बहुत बड़े स्टार हैं, सैफ अली खान की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ और उसके बाद उन्होंने उन पर हमला किया चाकू से, 5-6 दफ़ा मुतअद्दिद वार किए, जिसके बाद पटौती ख़ानदान के वारिस सैफ अली खान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में, उनके बेटे इब्राहिम अली खान ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। हमले के बाद जो अभी तक तो पुलिस यही कह रही है कि वो मुश्तबा चोर था, वो फरार भी हुआ और पुलिस जो है हमला आवर को तलाश कर रही है। सैफ अली खान पर नामालूम शख्स की जानिब से हमले में जख्मी होने की खबर सामने आने के बाद मुंबई शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर काफ़ी संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर तकरीबन बॉलीवुड के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ वहां पर, इंडिया के बड़े बड़े ताजिर, और इंतहाई पॉश और महंगा इलाका है। तो वहां पर अगर सिचुएशन जो है वो ऐसी है तो फिर बाकी इंडिया की क्या सूरत हाल होगी। इंडिया में अहम तरीन मुसलमान शख्सियात वैसे ही महफूज नहीं है। आम मुसलमान किस तरह वहाँ गुजारा कर रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मौसूल हुई थी। इंडिया टुडे के मुताबिक रायपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धमकी आमेज कॉल की और 50 लाख इंडियन रुपए का मुतालबा किया था। इसके अलावा जो इंडियन मारूफ पॉलिटिशियन थे बाबा सदीकी, उनको और सलमान खान के वो काफ़ी करीब भी थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 12 अक्टूबर को कत्ल किया था इसी मुंबई की इसी इलाके में। फिर अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर नामालूम फर्द की जानिब से फायरिंग की गई थी। फायरिंग के इस वाक़े में कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो बाबा सदीकी के बेटे हैं वो भी मारूफ पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के, ज़ीशान सदीकी, उनके दफ्तर को धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए। और ये सारा बांद्रा का इलाका है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें सलमान खान मारूफ स्टार और ज़ीशान सदीकी जिनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था, उन्हें तावान की अदायगी ना करने पर
जान से मारने की धमकी दी गई थी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर के एक 24 साल सब्जी फरोश शेख हुसैन शेख मोहसिन को मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली धमकी आमेज पैगाम के बाद गिरफ्तार किया था। इस धमकी आमेज पैगाम में मारूफ बॉलीवुड स्टार सलमान खान से 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया था। पहले भी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उनकी जानिब से कत्ल की धमकियां मौसूल हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर, जिस पर हमने जिक्र किया, बाबा सदीकी के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। ये वही गैंग है जिस पर गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का भी इल्जाम है। सैफ अली खान पर हमले की जिम्मेदारी तो अब तक किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन इस वक्त ये साउथ एशिया की बहुत बड़ी खबर है। यकीनी तौर पर बॉलीवुड की तो है ही, लेकिन इस हमले के बाद से मुंबई में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। पाकिस्तान जो है वो शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। दिसंबर में आपको तपिश भी महसूस होगी और उसके अलावा जुलाई और अगस्त में आपको सर्दी भी महसूस होगी। आसान अल्फाज में अगर आपको मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में बताया जाए, सतह समंदर जो है वो बुलंद हो रहे हैं, ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से वो पिघल रहे हैं। आजकल के शदीद मौसमियाती वाक़यात को देखें तो साफ ज़ाहिर है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, लेकिन लोगों में इस हवाले से आगाही कम है। डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से एक आगाही मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद आवाम में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और उससे निमटने के तरीकों के बारे में आगाही पैदा करना है। प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।